हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को एसके क्लासेज परसरमा में। आज हम मानव भूगोल के दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि को लेकर। इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे 30 प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2027 में पूछने की संभावना लगभग 99.99% है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, फिर बाद में जो है आप पछताइएगा। तो ये सब पछतावा ये सब छोड़ करके आप जो है पूरा फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन में है अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, एशिया हो गया और उत्तर अमेरिका हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, देखिए महाद्वीप बोला है सर्वाधिक जनसंख्या, तो एशिया जो है क्या है, मैदानी भाग है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या सर्वाधिक है एशिया में। अफ्रीका नहीं होगा क्योंकि ये जंगली प्रदेश है। दक्षिण अमेरिका जो है पहाड़ी भाग है, उत्तर अमेरिका भी पहाड़ी एरिया है, तो पहाड़ी एरिया में जनसंख्या जो है क्या होती है, कम है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या का मतलब होता है बहुत ही कम जनसंख्या। तो कौन सा क्षेत्र नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आटाकामा, दूसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेश और तीसरा है दक्षिण पूर्व एशिया और चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। अब देखिए आटाकामा ये पहाड़ी एरिया सब क्षेत्र है, तो इसमें जो है विरल जनसंख्या रहेगा, बहुत कम जनसंख्या रहता है यहाँ पे। भूमध्य रेखीय प्रदेश में डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वहाँ पे भी जो है हम लोगों के मनुष्य के रहने लायक जो है जगह नहीं है। देखिए ध्रुवीय प्रदेश जो है, जो पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी हुआ, ये ऊपर वाला भाग ये उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला भाग ये दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव पर जो है जनसंख्या बहुत कम रहती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडा पाया जाता है, ठंड प्रदेश है यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी नहीं रहेगा। तो राइट ऑप्शन हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। देखिए प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि जो हमें आकर्षित नहीं करता है, जिसको हम लोग देख करके दूर भागते हैं। तो वैसा स्थान जहां हम लोगों को सुविधा मिलेगा वहां पर हम रहना चाहेंगे, जहाँ सब कुछ की सुविधा हो, पानी हो, बिजली हो, रोड हो, सड़क हो, जो भी अच्छा रहेगा वहाँ पे मनुष्य रहना चाहेगा। तो अब देखिए प्रतिकर्ष कारक नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो जलाभाव, जल का अभाव, ये प्रतिकर्ष कारक हैं या नहीं है, सो पहले बताइए। बेरोजगारी प्रतिकर्ष हैं या नहीं है। तो जल का अभाव जहाँ पे रहता है वो प्रतिकर्ष कारक है। बेरोजगारी भी प्रतिकर्ष कारक है, जहाँ पे बेरोजगारी रहता है तो वहाँ पे आदमी नहीं रहना पसंद करता है। महामारी, जहाँ पे बीमारी फैलता है वहाँ पे भी आदमी रहना नहीं पसंद करता है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं। यहाँ पे जो है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, क्योंकि ये आकर्ष कारक है। क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो व्यवस्था है, जहाँ पे अच्छा शिक्षा व्यवस्था रहेगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया स्कूल सब रहेगा और हॉस्पिटल सब में बढ़िया व्यवस्था रहेगा, तो वहाँ पे जो है ऑब्वियसली है आदमी रहना पसंद करेगा, क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी भी पड़ेगा तो वो तुरंत जा कर के इलाज कर लेगा। तो ये हमारा गौ आंसर राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। फिर आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, नहीं पूछ रहा है। 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना बढ़ी, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। 5 से 6 अरब होने में 100 वर्ष लगे, ये हमारा किताब के अनुसार राइट आंसर है। प्रथम अवस्था में वृद्धि उच्च होती है, नहीं ये भी गलत है। 20वीं सदी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी, ये भी गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व मापने का सूत्र क्या है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व मापने का सूत्र जनसंख्या गुने क्षेत्रफल,
ये भी नहीं हुआ, ये नहीं है। उसके बाद जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल गुने 100 ये हो सकता है, तो ये आंसर हो गया। और ये क्षेत्रफल बट्टे जनसंख्या ये तो कदापि नहीं होगा, और क्षेत्रफल प्लस प्लस वाला तो और भी नहीं होगा, तो ये हमारा राइट आंसर ख हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? ये तो रटा रटा है, सबको मालूम है। अब आंख बंद करके ये आप लगा सकते हैं, ये हो गया 121 करोड़, ये हमारा राइट आंसर 121.02 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार इसका जनसंख्या है। तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछ सकता है। 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत में 2001 से 2011 के मध्य वास्तविक जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? मतलब कि 2001 से लेकर के 2011 तक जो है वास्तविक जनसंख्या कितनी थी? तो हमारा हो गया आपका वास्तविक जनसंख्या, तो 2001 से लेकर के 2011 के 18.15 करोड़, 102.70 करोड़, 121.02 करोड़, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा पूर्ण जनसंख्या थी 2011 की। और 25 करोड़ ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा क आंसर, ये होगा 18.15 करोड़। अब है जनसंख्या परिवर्तन के कुल कितने घटक हैं? जनसंख्या परिवर्तन के कुल कितने घटक हैं? दो हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। 3 घटक होते हैं जनसंख्या परिवर्तन के, 3 घटक। तो कौन कौन होते हैं? एक होता है जन्म, एगो होता है मृत्यु, जन्म लिया तो इधर मृत्यु हो गया, और एगो होता है प्रवास। प्रवास, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्रवास। ठीक है, तो ये 3 घटक हो गए जनसंख्या। अब है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से? भैया अगला क्वेश्चन आ ही गया आप लोगों का जो है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया, मतलब आप लोग जो चाहते थे वो हो गया। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या परिवर्तन के कितने 3 घटक कौन कौन से हैं? देखिए आ ही गया, जन्म मृत्यु प्रवास ये बताए थे। जन्म विवाह मृत्यु ये नहीं होगा, आय शिक्षा ये भी नहीं होगा, घनत्व वितरण और वृद्धि ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर जन्म मृत्यु और प्रवास, ये हमारा राइट आंसर हुआ। तो आप लोग अच्छे से समझ करके याद करते चलिए बाबू, ये मत समझिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और हम जो है 3-4 घंटा रिसर्च करके बनाए हैं, तो आप लोग हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अशोधित जन्म दर CBR की गणना प्रति कितनी जनसंख्या पर होती है? प्रति 100 पर, प्रति 1000 पर, प्रति लाख पर, या प्रति 10,000 पर? ये तो ये क्वेश्चन भी हलवा क्वेश्चन है, ये तो कोई बोल देगा। प्रति, जब ये हो गया प्रति गणना, कितना पे गणना किया जाता है, तो ये हो गया प्रति 1000 पे डायरेक्ट आप जो है टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, प्रति 100 होगा नहीं, प्रति लाख पे कैसे कोई अपना जो है रिपोर्ट तैयार करेगा? गिनने में ही उसको 2-3 साल लग जाएगा, और 10,000 में तो और भी। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अशोधित मृत्यु दर का सूत्र किस पर आधारित है? तो अशोधित मृत्यु दर, तो मृत्यु दर की जो है सूत्र, ये सब भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करना ही चाहिए। मृतकों की संख्या मध्य जनसंख्या गुने 1000, या जीवित जन्म और मृत जन्म, तो ये तो होगा नहीं। अप्रवास ये सब तो होगा नहीं, इससे रिलेटेड ही नहीं है। जनसंख्या बटे ये भी तो आंख बंद करके ये टिक लगा दीजिए, मृतकों की संख्या बटे जनसंख्या गुने 1000, ये आंसर हो गया। जिस स्थान से लोग प्रवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब ये भी देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा समझ करके, तो बहुत ही आसानी से आप लोग टिक लगा सकते हैं। जिस स्थान से हम लोग प्रवास करते हैं, प्रवास का मतलब क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान से लोग प्रवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? अब देखिए,
गंतव्य स्थान का मतलब क्या हो गया, हम कहीं पे जो है जा रहे हैं, कहीं से चलना शुरू किए और जहाँ पे पहुँचेंगे, जैसे आप अपने घर से चलना शुरू किए और कहाँ बाजार जाते हैं, तो बाजार गए, तो बाजार जो है घर क्या हो गया, घर को हम लोग बोलेंगे उद्गम स्थान। क्या बोलेंगे, उद्गम स्थान। और बाजार को क्या बोलेंगे, गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान। रेलवे पे नहीं देखते हैं कि ये दिल्ली ट्रेन नंबर इतना इतना जो है दरभंगा से प्रस्थान करके वो अपने गंतव्य स्थान दिल्ली तक पहुंचेगी। तो हम लोगों का जो है राइट आंसर क्या हो गया, उद्गम स्थान। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये अप्रवास स्थान तो होगा नहीं, संक्रमण स्थान ये भी गलत, गंतव्य स्थान जहाँ पे हम पहुँचते हैं वहाँ। जिस स्थान पे लोग आगमन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अब ये बताए थे उद्गम स्थान जहाँ से शुरू करते हैं तो ये होगा नहीं, आगमन का क्या हो गया, गंतव्य स्थान। प्रतिकर्ष कारक तो ये तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, गंतव्य स्थान। नए स्थान पर जाने वाले प्रवासी क्या कहलाते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गांव से गया शहर कमाने के लिए, तो वो एक प्रवासी व्यक्ति हुआ शहर के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रवासी, आप्रवासी, शरणार्थी या स्थानांतरित। अब देखिए आप्रवासी कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो वहाँ के लिए दूसरे जगह से आया है, तो उसको हम लोग, आप आया है ना, उसको आप्रवासी बोलेंगे। और यहाँ के लिए जो जो गया है यहाँ से, उसको हम लोग उत्प्रवासी बोलेंगे, यहाँ से गांव से जो गया है। शरणार्थी किसको बोलेंगे, कि मान के चलिए कहीं पे बहुत जगह रहने लायक नहीं है, आदमी के रहने लायक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद मारकाट युद्ध वुद्ध चल रहा है, या फिर पानी की कमी होगी, कौन ऐसी कई कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा है आई है जिससे लोग वहाँ पे रहने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो वहाँ से दूसरे जगह, दूसरे देश या दूसरे शहर या दूसरे गांव चले गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप्रवासी। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान से बाहर चले जाने वाले प्रवासी क्या कहलाते हैं, फिर डायरेक्ट आ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्प्रवासी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से गांव से आप गए हैं शहर, तो शहर के लिए तो आप वहाँ के आदमी के लिए हुए आप्रवासी, और यहाँ के लिए हो गए उत्प्रवासी। थॉमस माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1798। 1798 में थॉमस माल्थस ने अपनी जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि किसकी अपेक्षा तेज होगी, रोजगार से, आवास से, शिक्षा से या खाद्य आपूर्ति से, तो रोजगार होगा नहीं, आवास से भी नहीं, शिक्षा से भी नहीं, खाद्य आपूर्ति से जनसंख्या वृद्धि तेज होगी। क्योंकि देखते नहीं है जब हमारा जो देश में अकाल पड़ता था तो कितना जनसंख्या मर जाता था, लोग एकदम लाखों करोड़ों लोग मर गए थे। ज्यों ही हमारा देश की कृषि व्यवस्था सुधरी और अच्छा अच्छा खाद्य उत्पादन होना शुरू हुआ अधिक लेवल पे, तो जनसंख्या भी बढ़ना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं, 2, 3, 4, 5, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर कैसे होती है, तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होगी, उच्च होगी। जननांकीय संक्रमण की तृतीय अवस्था का उदाहरण कौन सा देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पेरू, कनाडा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
जनांगीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? ये प्रथम अवस्था में पिछला क्वेश्चन था, अब द्वितीय अवस्था पूछ रहे हैं। तो द्वितीय अवस्था जो हमारा देश है उसका नाम है पेरू, जिसको हम लोग पेरू भी बोलते हैं। पेरू, पेरू कहाँ का देश है? तो दक्षिण अमेरिका का देश है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक नहीं है? अब देखिए, भौगोलिक कारक नहीं है पूछा है, ये पर ध्यान दीजिएगा। तो भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृति, जल की उपलब्धता, भू आकृति, नगरीकरण, जलवायु। तो अब देखिए, भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता होगा, भू आकृति भी होगा, जलवायु भी होगा, लेकिन नगरीकरण जो है वो भू आकृति नहीं, कारक नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा नहीं पूछा है, तो ये होगा। तो राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? ग, नगरीकरण। विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे सघन, सघन का मतलब होता है कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कौन सा? देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा आदमी नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक घर यहाँ पे होगा तो दूसरा घर 2-3 किलोमीटर बाद होगा, तीसरा घर इसी तरह से, तो वहाँ पे आदमी भी कम होगा और ठंडा प्रदेश भी है, तो ठंड में ज़्यादातर आदमी निकलता नहीं है। तो और ठंड जो है हम आदमी मनुष्य के लिए उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है, वो अपने अनुसार ढाल लेता है, लेकिन फिर भी उतना अनुकूल नहीं है। मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बालू ही बालू एरिया है, खाद्यान्न जो है उपजता ही नहीं है, धान गेहूँ मक्का, तो ये भी नहीं होगा। ध्रुवीय क्षेत्र भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडा प्रदेश है, बर्फ ही बर्फ है उस क्षेत्र में, तो ये भी नहीं होगा। तो नदी घाटियाँ वाला जो क्षेत्र है वो सघन घना बसा हुआ क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की उपलब्धता है और मैदान भी है, जिससे खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीका से होता है, खाद्यान्न का उत्पादन बहुत बढ़िया ढंग से किया जाता है, और जिससे जनसंख्या भी वहाँ पे बढ़ती है, लोगों के रहने लायक अनुकूल वातावरण भी है। तो राइट ऑप्शन ग हो गया। उसके बाद है, गंगा का मैदान किस प्रकार का जनसंख्या है? विरल जनसंख्या, ऐसा होगा नहीं। गंगा का मैदान में विरल जनसंख्या कैसे होगा? बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। सघन जनसंख्या, हाँ ये होगा राइट आंसर। निर्जन क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। अर्ध शुष्क, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हम लोगों का हो गया ख। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी किस कारक का उदाहरण है? तो देखिए, जब ये जाम्बा तांबा पेटी हो गया, तांबा क्या है? खनिज पदार्थ है, तो क्या हो जाएगा? जलवायु तो होगा नहीं, मृदा भी नहीं होगा, धर्म तो है ही नहीं, धर्म तो इस सब से रिलेटेड ही नहीं है, तो बचा क्या? खनिज। क्योंकि तांबा एक खनिज पदार्थ है, लोहा भी खनिज पदार्थ है, तो इसमें तो डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं अपने दिमाग से भी। तो ये हो गया खनिज अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश किस कारण सघन बसा हुआ है? तो कोबे ओसाका, देखिए सघन जो बसा हुआ प्रदेश होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा तरीके से होता है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है, तो उसमें भी जो ये प्रदेश है ओसाका प्रदेश, वो क्या है? औद्योगिक प्रदेश है, तो वहाँ पे ज़्यादातर आदमी फैक्ट्री सब में काम करता है, तो ये हमारा उद्योग के लिए, वो उद्योग के कारण वो जो है बहुत ज़्यादा घना प्रदेश है। जापान खेती कृषि वहाँ पे क्यों नहीं होता है ज़्यादातर? क्योंकि वहाँ पे जो है समुद्र ही समुद्र एरिया है, तो वहाँ पे जो है लोग, पहाड़ी एरिया भी है, हमेशा भूकंप आते रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे खेती होती है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं हो पाती। खनन तो होगा नहीं, तो पर्यटन भी नहीं होगा, तो उद्योग हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मात्र 10% स्थल भाग पर रहती हैं? अब देखिए, पूरे विश्व में लगभग 900 करोड़ आदमी हैं अभी के समय में। 900 करोड़ आदमी, अब समझ सकते हैं 900 करोड़ आदमी है, जिसमें आपको जितना भी पृथ्वी है उसका 10% भाग पर ही बहुत ज़्यादा परसेंटेज आदमी का है, तो वो क्या है? अब क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, 60%, उसके बाद है 90%, 75% और 50%। तो राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? 10% भाग पे ही जो है पूरे जनसंख्या इसमें है, तो इसका है 90%। राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा 90%, क्योंकि 10% स्थल भाग में ही 90% जनसंख्या निवास करती हैं।
विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में कितने एशिया में हैं? अब देखिए, ज़्यादा एशिया में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसमें सबसे आबादी वाला देश भी एशिया में ही है। तो वो कितना देश है? 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितना देश है हम लोगों का एशिया में? हम लोग एशिया महादेश के निवासी हैं और एशिया महादेश में ही रहते हैं। तो टोटल 6 देश जो है वो हमारे एशिया में है, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 6। ये चित्र दूध समलेख किताब, भूगोल की किताब में चित्र दूध समलेख है, दूसरा चैप्टर के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप वैसे ही भी जान सकते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आंख बंद करके आप चीन लगा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने वाला प्रमुख उपाय क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? टैक्स में अगर वृद्धि कर देंगे तो इससे टैक्स से कुछ नहीं होने वाला है। परिवार नियोजन, ये राइट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि परिवार नियोजन में ही फैमिली जो है बढ़ता है, उसी से ना जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो आप जो है अगर परिवार नियोजन करना सिखाएंगे तो उस तरीके से, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। शहर सब में अब क्या करते हैं, फैमिली को भी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अभी जो नया नया जेन जी सब है, हम लोग का जो है उम्र का व्यक्ति सब, वो क्या करेगा, शादी करेगा। तो शादी करेगा वो अपना एंजॉयमेंट के लिए हनीमून जहाँ तहाँ घूमने के लिए मनाएगा, लेकिन वो फैमिली का जो प्लानिंग करेगा वो सोच समझ करके। अब शादी के 5 साल तक या 1-2 साल तक वो बच्चा पैदा नहीं करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, फैमिली थी परिवार नियोजन। तो ये इस तरीके से हम लोग जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रित कर सकते हैं। प्रवास रोकना ये तो नहीं होगा, शिक्षा बंद करना ये तो और भी जनसंख्या को वृद्धि कर सकते हैं। पढ़ने के लिए नहीं कुछ रहेगा, पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो बस, और अपना जो है बीवी के साथ जो है हमेशा रहेगा, जनसंख्या वृद्धि करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। 30 प्रश्न है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ पाए होंगे तो दोबारा इस वीडियो को देखते रहिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके, ऑप्शन भी पूरे पढ़ करके याद करिएगा। और ये क्वेश्चन एक से 2 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर से पूछता है, तो आ ही जाना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि अच्छा लगा या नहीं। इससे क्या होता है कि आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी बनता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और उस ताकि बेल आइकन को दबाइएगा तो नोटिफिकेशन, अगर वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके चैनल यूट्यूब पे आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा तो वो भी पास हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।